गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे थे हमारे लास्ट वीडियो में, और वहाँ पे हमने प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस के बारे में अध्ययन कर लिया था, और साथ ही साथ हमने वाहकों के सामान्य लक्षणों के बारे में बात कर ली थी। मैंने आपको बताया था कि वाहक क्या होता है, जो आपके डीएनए का खंड है उसे किसी दूसरी कोशिका में प्रवेशित कराने का काम करते हैं। वाहक का मतलब क्या होता है? ले जाने वाला। और वाहक के रूप में हम प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज अर्थात जीवाणुभोजी इनका उपयोग करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्लाज्मिड स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? प्लाज्मिड। देखिए, प्लाज्मिड के बारे में हमने देखा था कि आपके पास जो जीवाणु कोशिका थी उसका अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ था। इस अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ संरचना में कैसा था? ये वृत्ताकार, देखिए गोल है, और कैसा ये द्विरज्जुकीय है। वृत्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए था जिसमें स्वयं प्रतिकृतिकरण का गुण पाया जा रहा था। जीवाणु कोशिका में उपस्थित होता है, लेकिन सभी जीवाणु कोशिका में ये उपस्थित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इस आपके पास जो ये प्लाज्मिड है इसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस की सहायता से कट लगा करके और लाइगेज एंजाइम की सहायता से हम हमारा वांछित डीएनए खंड इसमें जोड़ देते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, जब हम वाहक के बारे में बात कर रहे थे या जब हम प्लाज्मिड के बारे में बात कर रहे थे, हमने कहा था इसके पास विशेष प्रकार के चिन्हक जीन पाए जाते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधी जीन और टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी जीन। सबसे ज्यादा जिस प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है वो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड PBr 322। तो आज हम PBr 322 के बारे में अध्ययन करेंगे कि PBr 322 प्लाज्मिड की क्या मुख्य विशेषताएं हैं और क्या इसकी संरचना है। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक क्या है? PBr की संरचना। PBr 322 की संरचना एवं महत्वपूर्ण गुण। प्लाज्मिड का नाम है PBr 322। इसकी संरचना के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो प्लाज्मिड सबसे ज्यादा काम में आता है वो प्लाज्मिड कौन सा है? PBr 322। तो क्या देखा हमने इसके बारे में? सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्लाज्मिड है ये। क्या है? ये सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्लाज्मिड है। ये जो प्लाज्मिड है इसमें देखिए B फॉर बोलिबर और R फॉर रोडरिज। तो बोलिबर और रोडरिज ने इस प्लाज्मिड को अपने 322वें प्रयोग में खोजा था। यानी कि इनके 321 प्रयोग थे स्टार्टिंग के, वो तो असफल हुए, और जैसे ही 322 नंबर का जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ? आपके इनको PBr 322 प्राप्त हो गया। तो बोलिबर एंड रोडरिज इन्होंने अपने 322वें नंबर के एक्सपेरिमेंट में इस प्लाज्मिड को प्राप्त किया। अतः इसका नाम क्या हो गया? PBr 322 रखा गया। तो यहाँ पे P फॉर प्लाज्मिड, B और R क्या है इसके जिन्होंने इन्हें बनाया? बोलिबर और रोडरिज, और 322वें नंबर का क्या है? ये एक्सपेरिमेंट है। अब देखिए इसकी क्या विशेषता है। यदि आप PBr की संरचना देखेंगे तो इस PBr की संरचना में हमने कहा था कि काटने के लिए जहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना है तो इसके लिए प्रतिबंधित स्थल उपस्थित होने चाहिए। तो बिल्कुल इसके पास प्रतिबंधित स्थल उपस्थित होते हैं जिसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। यह प्रतिबंधित स्थल क्या होते हैं? यहाँ पे उपस्थित होते हैं। इस प्रतिबंधित स्थल पर हम कट लगाएंगे और जो भी हमारा वांछित डीएनए खंड है वो हम लाइगेज एंजाइम की सहायता से यहाँ पे जोड़ देंगे। तो पहला गुण तो क्या हुआ? इसके पास प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस स्थल पाया गया। देखिए, दूसरा हमने क्या कहा था? मार्कर चिन्ह होने चाहिए, चिन्हक स्थल होने चाहिए। तो यहाँ PBr के पास चिन्हक स्थल अर्थात मार्कर जीन उपस्थित होते हैं।
पीबीआर के पास आपके पास चिन्हक स्थल एवं मार्कर जीन उपस्थित होते हैं। देखिए, यदि हम चिन्हक स्थल की बात करते हैं तो इसके पास दो चिन्हक स्थल पाए जाते हैं। एक तो होता है TETR और दूसरा कौन सा होता है AMPR। इसके पास दो चिन्हक स्थल होते हैं, एक तो होता है TETR और दूसरा क्या होता है AMPR। जो TETR है इसका जीन है टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। R मीन्स रेजिस्टेंस, तो TET का मतलब टेट्रासाइक्लिन, R का मीन्स रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधी। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन होता है इसके पास। और दूसरा एम्पिसिलिन, दूसरा कौन सा हो जाएगा एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन। देखिए, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन क्या होते हैं कि जीवाणु को नष्ट करने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। इनकी उपस्थिति में सामान्यतः जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, वृद्धि नहीं कर पाते। लेकिन क्या है ये टेट्रासाइक्लिन के लिए और एम्पिसिलिन के लिए क्या है ये प्रतिरोधी है। अर्थात जिन बैक्टीरिया के पास PBr 322 पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उन बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के माध्यम में वृद्धि कर लेते हैं। यानी कि इनके ऊपर टेट्रासाइक्लिन का या एम्पिसिलिन का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसका जो साइज है, कितने बड़े DNA खंड को ये ले जा सकता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, तो कितने बड़े DNA खंड को लेके जाएगा ये 5 से 10 किलो बेस पेयर। कितने लेके जाएगा 5 से 10 किलो बेस पेयर, यानी कि किलो का मतलब क्या है 10 की घात 3 10 टू की पावर 3। तो 5000 से लेकर के 10,000 बेस पेयर को क्या कर सकता है ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करा सकता है। जब हम PBR की संरचना देखते हैं तो देखिए PBR की संरचना, जो प्लाज्मिड कैसे होते हैं द्विरज्जुकीय वृत्ताकार DNA। तो देखिए ये आपके पास द्विरज्जुकीय वृत्ताकार DNA है। क्लियर हुआ? इसके पास एक खंड पे तो क्या होगा, एक तो इसके पास क्या होगा टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी स्थल, और साथ ही साथ इसके पास क्या होगा एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधी जीन। क्लियर हुआ? इसके पास टेट्रासाइक्लिन का स्थल होगा, इसके पास एम्पिसिलिन के लिए भी प्रतिरोधी स्थल पाया जाता है। ठीक है। इसके अंदर कुल बेस पेयर कितने होते हैं 4361 बेस पेयर। कितने बेस पेयर पाए जाएंगे, कितने जीन पाए जाएंगे, सॉरी बेस पेयर 4361 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको कट करें, इसके लिए इसके पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, यानी कि यहाँ पे इस स्थान से अथवा इस स्थान से क्या कर सकता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसे कट कर सकता है। फिर हमने बात की थी कि जो आपके पास प्लाज्मिड होता है उसमें स्वयं प्रतिकृतिकरण का गुण पाया जाना चाहिए। तो स्वयं प्रतिकृतिकरण के गुण के लिए इनके पास प्रतिकृतिकरण के लिए उद्गम स्थल होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं ORI स्थल, जहां से प्रतिकृतिकरण प्राप्त होता है, स्टार्ट होता है। इसे हम क्या बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्थल। ORI स्थल का पूरा नाम क्या है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि इस स्थल से आपकी प्रतिकृति बनना स्टार्ट होगी, DNA का प्रतिकृतिकरण क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी PBR 322 की क्या है संरचना है। हमने यहाँ पे मुख्य चीजों को अंकित किया है। क्या क्या अंकित किया है देखिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी जीन हो गया। हमने कहा था कि टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी जीन यानी कि मार्कर स्थल होने चाहिए। तो देखिए एक तो टेट्रासाइक्लिन का हो गया और ये किसका हो गया एम्पिसिलिन का। क्लियर है, ये हमने बात की। फिर हमने कहा प्रतिबंधित स्थल होने चाहिए, यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा, तो हमने रेस्ट्रिक्शन साइट बता दी। फिर हमने क्या कहा इनमें कि स्वयं प्रतिकृति का गुण होना चाहिए, तो स्वयं प्रतिकृति के गुण के लिए क्या पाई जाती है इनके पास ORI स्थल उपस्थित होता है। तो यहाँ पे हमने ORI स्थल भी बना दिया। अब देखिए किस तरीके से हम वेक्टर में यानी कि वाहक में, और वाहक कौन सा लिया हमने
PBR 322। इस PBR 322 में किस प्रकार से हम बाहरी DNA को या किसी दूसरे जीव के DNA को प्रवेश कराते हैं। तो देखिए, प्रवेश कराने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वांछित DNA खंड लिया, ये आपके पास DNA की श्रृंखला थी। इस जीव का कोई पर्टिकुलर DNA आपने क्या करना है, उस वाहक में प्रवेश कराना है। सबसे पहले जो कुंडलित आपके पास DNA है, इसे आप डीनेचर करेंगे, यानी कि विकृतीकरण करेंगे। और विकृतीकरण करने के बाद क्या करेंगे, आप इस DNA को स्ट्रेट कर देंगे। इसका जो कुंडलन है वो कुंडलन खोल देंगे और इसके अंदर क्या है आपको उपस्थित, वांछित DNA खंड यहाँ पर उपस्थित है। इस वांछित DNA खंड को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कट लगाएंगे। किससे कट लगाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, अर्थात प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस से जब हम कट लगाएंगे तो हमें कुछ इस तरह की संरचना मिलेगी। देखिए, इनके जो दोनों सिरे हैं वो खुले रहेंगे, यहाँ पे कुछ बंध टूटे रहेंगे जो कि अपने पूरक DNA के साथ जाके बंध बना लेंगे। इसे हम बोलते हैं स्टिकी एंड। हमें दो तरह के DNA, जो वांछित DNA वो दो तरीके से मिल सकते हैं, एक तो होता है ब्लंट एंड और एक होता है स्टिकी एंड। ये होता है आपका कौन सा, स्टिकी एंड, चिपचिपे एंड। कौन से एंड हो जाएंगे आपके, स्टिकी, जो आपके ऐसे बाहर की तरफ लटके हुए DNA का जो ये क्षार क्रम है, जो इनका हाइड्रोजन बंध है बाहर की तरफ दोनों तरफ से क्या है, निकला हुआ है। अब इसको आपको क्या जोड़ना है, वांछित DNA के साथ, वांछित DNA को वाहक के साथ जोड़ना है। और वाहक के लिए क्या काम में ले लिया था हमने, प्लाज्मिड। ये देखिए प्लाज्मिड। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो ये आपके पास प्लाज्मिड है, इसके पास खुद के कोई DNA या इसके खुद के बेस पेयर आपस में जुड़े होंगे। इसको आपने क्या किया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने इसे क्या कर दिया, कट कर दिया। जिस प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस से आपने इसे कट किया था, उसी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या करेंगे, आप इसको कट कर देंगे वाहक को। और जैसे ही आप वाहक को कट करेंगे, ये जो गोलाकार वाहक है कैसा हो जाएगा, आपका लंबा हो जाएगा। इसके पास भी कोई कुछ खंड बाहर की तरफ निकले हुए होंगे, कोई चीज गोल थी आपके पास, आपने उसे कट किया तो वो खुल गया आपका। तो इस तरीके से आपके पास जो गोलाकार DNA था, ये कैसा बन गया आपका, रैखिक DNA। अब देखिए, जैसे यहाँ पे T था, यहाँ पे T था, तो इसकी दूसरी श्रृंखला पे क्या होगा, यहाँ पे A और A। तो ये क्या होता है, क्रम अपने पूरक होता है और पूरक DNA के साथ जाके लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद क्या करेगा, ये है पुनः वृत्ताकार DNA का निर्माण कर लेता है। और ये जो आपके पास अतिरिक्त खंड था, वो अतिरिक्त खंड क्या हुआ, यहाँ पे आके जुड़ गया और इसने क्या बना लिया, बंध। किसकी सहायता से, लाइगेज एंजाइम की सहायता से। तो इस प्रकार से हम वाहक में वांछित DNA खंड को हम प्रवेश करा देते हैं। अब देखिए, ये जो प्लाज्मिड है, यदि यह प्लाज्मिड, यदि जीवाणु का अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाए, तो इस प्रकार प्राप्त DNA को एपिसोम, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, अधिकाय, एपिसोम या अधिकाय कहा जाता है। क्या कहा हमने, देखिए हमने बात की थी कि सामान्य कोशिका में क्या होता है कि आपके पास मुख्य आनुवांशिक पदार्थ अलग होता है और क्या होता है, प्लाज्मिड अलग होता है। लेकिन इसी तरीके से कभी कभी ये प्लाज्मिड क्या होता है, आपके मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाता है। यदि जीवाणु का अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ, जिसे हमने क्या बोला था, प्लाज्मिड, यदि यह प्लाज्मिड मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाए तो इसे हम क्या बोल देंगे, एपिसोम या अधिकाय
कह दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमने PBR 322 के बारे में बात की। अब हम हमारे नए वाहक के बारे में पढ़ते हैं, और नया वाहक क्या काम में लेंगे अब हम? जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज। अब हम वाहक के रूप में किसका यूज कर सकते हैं? दूसरा, जीवाणुभोजी, जिसे हम और क्या कहते हैं इंग्लिश में? बैक्टीरियोफेज। देखिए क्या होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हम पढ़ चुके थे 11th में जब हमने वायरस पढ़ा था कि जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं आपके? बैक्टीरियोफेज। तो जीवाणुभोजी क्या है? वायरस। ये ध्यान रखना, जीवाणुभोजी वायरस अर्थात विषाणु है, ये जीवाणु नहीं है। कौन से विषाणु? जो जीवाणुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो क्या हुआ, हमने क्या लिखा? जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु बैक्टीरियोफेज अर्थात जीवाणुभोजी कहलाते हैं। तो जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? जीवाणुभोजी। यदि हम जीवाणुभोजी जो कि आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में आता है उसके बारे में बात करें तो लैम्बडा फेज अर्थात लैम्बडा भोजी, और साथ ही साथ M13, ये आपके वो बैक्टीरियोफेज है, वे जीवाणुभोजी है जो कि आपके रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में काम में आते हैं। ये जो जीवाणुभोजी है ये आपके प्लाज्मिड से अच्छे वाहक है। जीवाणुभोजी बेटर है, ज़्यादा अच्छे हैं। किससे? प्लाज्मिड से। प्लाज्मिड कम काम में लिया जाता है, जीवाणुभोजी ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। ये जीवाणुभोजी उत्तम वाहक है, अच्छे वाहक है। ऐसा क्यों? इन्हें हमने क्यों उत्तम वाहक कहा है? क्योंकि जो ये DNA खंड को अपने पास एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाते हैं उसका साइज प्लाज्मिड से बड़ा होता है। प्लाज्मिड में हमने बात की थी 5 से 10 किलो बेस पेयर लेके जाता है प्लाज्मिड तो, लेकिन जो जीवाणुभोजी है यह जीवाणुभोजी लगभग 24 KB 24 किलो बेस पेयर DNA खंड को स्थानांतरित कर सकता है। जो जीवाणुभोजी है लगभग 24 किलो बेस पेयर के DNA खंड को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित कर सकता है। अब देखिए हमारे पास लैम्बडा फेज भी है और हमारे पास M13 फेज भी है। लैम्बडा फेज जीवाणुभोजी भी है हमारे पास और M13 जीवाणुभोजी भी प्रेजेंट है। लेकिन ज़्यादातर हम किसका यूज करते हैं? लैम्बडा फेज, लैम्बडा भोजी का उपयोग हम अधिक करते हैं। अब ऐसा हम करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? तो देखिए इसके पीछे कारण कि क्या रीजन है, किस कारण से हम लैम्बडा भोजी को अधिक यूज करते हैं M13 फेज की तुलना में। ये आपके लास्ट से लास्ट क्वेश्चन भी आया था कि लैम्बडा भोजी का यूज हम M13 फेज से ज़्यादा क्यों करते हैं। देखिए रीजन क्या है, जीवाणुओं को संक्रमित करेगा और जो आपके पास लैम्बडा भोजी है यह लैम्बडा भोजी ई कोलाई जीवाणु को क्या करता है? संक्रमित करता है। क्या करता है ये आपका? ई कोलाई जीवाणु को संक्रमित करेगा और सामान्यतः परपोषी कोशिका के रूप में हम इसी का यूज करते हैं। सामान्यतः परपोषी कोशिका के लिए किसका यूज करते हैं? हम ई कोलाई का ही उपयोग करते हैं। तो इसीलिए हम ई कोलाई को जीवाणुभोजी के रूप में लैम्बडा भोजी का उपयोग अधिक करते हैं। दूसरा देखिए इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है, इसमें क्या आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? DNA। हमने बात की थी जीवाणुभोजी वायरस में या तो DNA पाया जाएगा या RNA। तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाता है? DNA पाया जाता है, जो कि रैखिक होता है और द्विकुंडलीय यानी कि डबल स्ट्रैंडेड DNA इसमें पाया जाता है, द्विरज्जु की है।
तो विकसित प्रकार का डीएनए इसका द्विरज्जुकीय डीएनए है। और साथ ही साथ इसमें क्या कर सकते हैं, हम आसानी से डीएनए खंड को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम आसानी से डीएनए खंड को जोड़ सकते हैं। देखिए, आज हमने जीवाणु भोजी के बारे में पढ़ा कि जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु होते हैं। साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल क्या देखा था, लैम्बडा फेज और M13 फेज इसके एग्जाम्पल है। जीवाणु भोजी ज्यादा अच्छे हैं प्लाज्मिड की तुलना में, क्योंकि जो साइज है जो एक लेके जाता है वो कितना होता है, 24 किलो बेस पेयर, यानी कि ज्यादा बड़े डीएनए खंड को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करा सकते हैं। क्लियर है। अब लैम्बडा फेज और M13 फेज में से भी हम लैम्बडा फेज का यूज अधिक करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ई कोलाई को संक्रमित करता है और ई कोलाई को ही हम यूज करते हैं जनरली। आनुवांशिक पदार्थ क्या है इसका, डीएनए, और साथ ही साथ इसमें आप आसानी से डीएनए खंड को जोड़ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।